हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ रेखा यादव। मॉडल आंसर की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बॉटनी का क्वेश्चन ग्लाइकोसिस, जिसे ईएमपी पद भी कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। इसको एग्ज़ाम में ये जो है पूछे ही जाता है। तो इसको कैसे लिखना है एग्ज़ाम में, उसको मैं यहाँ पर सबको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिनॉप्सिस बनाना है आपके आंसर शीट के फर्स्ट पेज पे हेडिंग डाल के। उसके बाद यहाँ पर जो है हम ग्लाइकोसिस में इंट्रोडक्शन पहले लिखेंगे, उसके बाद हिस्ट्री, फिर आता है डेफिनेशन, फिर एटीपी प्रोडक्शन इन ग्लाइकोसिस, फिर इसमें जितने भी स्टेप्स हैं उसको यहाँ पास लिख देते हैं सभी स्टेप्स को। देन आपको यहाँ पास जो है कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष, फिर रेफरेंस बुक। रेफरेंस में लिखना है आपको सोर्स ऑफ बुक का नेम और राइटर नेम। चलिए देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन है, ग्लाइकोसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में पूर्ण होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु के क्रमबद्ध विघटन से फलस्वरूप पारिक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है मॉलिक्यूल बनने की प्रक्रिया जो है हो रही है। तो ग्लाइकोसिस श्वसन का प्रथम चरण होता है। इस क्रिया का आरंभ हेक्सोसोस शर्करा पर सक्रियता से होता है तथा अंत में पार्विक अम्ल के दो अणु प्राप्त होते हैं। ग्लाइकोसिस के एक अणु का विघटित होकर पार्विक अम्ल की दो अणुओं की निर्माण की प्रक्रिया ही ग्लाइकोसिस कहलाती है। ग्लाइकोसिस में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। हिस्ट्री देखें तो ग्लाइकोसिस पद्धति की खोज का श्रेय जर्मनी के 3 वैज्ञानिक थे, एवेंडेन, मेयरहॉफ तथा पारनाश को जाता है। इसे ही ईएमपी पद कहते हैं। तीनों वैज्ञानिक के जो है फर्स्ट लेटर को लेकर ईएमपी भी पद कहते हैं। तो आपको क्वेश्चन जो है दो टाइप से पूछ सकता है, या तो ग्लाइकोसिस या तो ईएमपी पद। तो दोनों ही क्वेश्चन में आपको दोनों ही नाम में आपको यहाँ पर इसी का आंसर लिखना है। डेफिनेशन देखें तो ग्लूकोज के एक अणु विघटित होकर पार्विक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण की प्रक्रिया को ही ग्लाइकोसिस कहते हैं। एटीपी प्रोडक्शन इन ग्लाइकोसिस। संपूर्ण ग्लाइकोसिस में हेक्सोस शर्करा के फास्फोरिलेशन में एटीपी के दो अणु व्यय होते हैं, जबकि स्टेप 3 एवं स्टेप 9 में एटीपी के दो अणु बनते हैं। इस प्रकार ग्लाइकोसिस की पूर्ण अभिक्रिया में 4-2 = एटीपी का कुल लाभ होता है। संपूर्ण ग्लाइकोसिस में NAD+ के दो अणु उपयुक्त होते हैं और NADH2 के दो अणु बनते हैं। स्टेप 3, जब यह NADH2 इलेक्ट्रॉन संवहन तंत्र में चला जाता है तब ऑक्सीजन का एक अणु प्रयोग में आता है तथा 6 एटीपी का अतिरिक्त लाभ होता है। अतः श्वसन के ग्लाइकोसिस में एटीपी का कुल लाभ 2 ATP + 6 ATP = 8 ATP होता है। 8 ATP का लाभ होता है। तो यहाँ पास ग्लाइकोसिस की संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। इस क्रिया को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस क्रिया में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। यह निम्नलिखित चरण में पूर्ण होता है। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ ग्लूकोज का फास्फोरिलेशन। ग्लाइकोसिस के इस प्रथम चरण में ग्लूकोज का अणु हेक्साकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में एटीपी से क्रिया कर ग्लूकोज 6 फास्फेट का निर्माण करता है। यहाँ पर मैग्नीशियम जो है कोफैक्टर का काम करता है तथा एटीपी फास्फेट समूह के दाता का कार्य करता है। इस क्रिया में हेक्सोस शर्करा के साथ फास्फेट समूह जुड़ता है, अतः इसे फास्फोरिलेशन कहते हैं। यहाँ पर दे सकते हैं आप उसको डायग्राम में। फिर आता है डायग्राम में जो है आपको समझ ही आ जाएगा कि कैसे मतलब ये क्रिया हो रही है। फिलहाल आप थ्योरी देख ले सकते हैं थ्योरी से। नेक्स्ट स्टेप है आपका ग्लूकोज 6 फास्फेट का समनीकरण, आइसोमराइजेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फास्फेट। ग्लूकोज 6 फास्फेट फास्फोहेक्सा आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में अपने समनीकरण अणु फ्रक्टोज 6 फास्फेट में बदल जाता है। 6 स्टेप है इसमें। फ्रक्टोज 6 फास्फेट का फास्फोरिलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फास्फेट। फ्रक्टोज 6 फास्फेट एटीपी के एक अणु के साथ फास्फोहेक्साकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट स्टेप है फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का क्लीवेज ऑफ फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट।
फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट एल्डोज एंजाइम की उपस्थिति में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड एवं डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट का एक अणु बनता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट का समूहीकरण। डाइहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट फास्फोट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में समूही यौगिक 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फास्फोरिलेशन ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणु H3PO4 के साथ 2 अणुओं के साथ क्रिया कर 2 अणु 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड का डिहाइड्रोजनेशन। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड के 2 अणु फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में NAD के 2 अणु के साथ क्रिया करके 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के साथ अणु एवं NADH2 का निर्माण करता है। नेक्स्ट है फास्फेट समूह का 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में ADP में स्थानांतरण। 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 2 अणु फॉस्फोग्लिसरिक ट्रांसफॉस्फोरिलेशन फास्फोरिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ADP के 2 अणु के साथ क्रिया करके 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु एवं 2 ATP का निर्माण करता है। नेक्स्ट है हमारा 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का समूहीकरण। 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु फॉस्फोग्लिसरिक फॉस्फोग्लिसरिक मेटस एंजाइम की उपस्थिति में समूही यौगिक 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु बनता है। तो यहाँ पर जो है जितने भी मॉलिक्यूल्स बनने की प्रक्रिया हो रही है। फिर आता है हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरिक का अम्ल का डिहाइड्रेशन। तो जो है डिहाइड्रेशन में हो वो मॉलिक्यूल को छोड़ते जाता है। तो 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल के 2 अणु इनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2 फॉस्फोइनॉल फॉर्मिक अम्ल के 2 अणु में बदल जाता है। इस क्रिया में जल के 2 अणु मुक्त होते हैं। डिहाइड्रेशन में मतलब जो है H2 का डिहाइड्रेशन होता है। फिर आता है हमारा 2 फॉस्फोइनॉल फॉर्मिक अम्ल में फास्फेट का ADP में स्थानांतरण। 2 फॉस्फोइनॉल फॉर्मिक अम्ल फॉर्मिक काइनेज की एंजाइम की उपस्थिति में ADP के 2 अणुओं के साथ क्रिया करके फॉर्मिक अम्ल एवं ATP के 2 अणुओं का निर्माण करता है। तो इस प्रकार जो है ये यहाँ पर ग्लाइकोसिस की क्रिया संपन्न होती है, जिसे AMP पद भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है इस प्रकार ग्लूकोज के एक अणु के विघटन से फॉर्मिक अम्ल के 2 अणु प्राप्त होते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लाइकोसिस बोलते हैं। तो आप डायग्राम जो है अच्छे से बना सकते हैं। यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स और मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उसको दिखाते हुए आप यहाँ पर बता सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। देन आपको कंक्लूजन लिखना है, निष्कर्ष। फिर आता है आपका रेफरेंस बुक। तो यहाँ पर जो है आप सोर्स ऑफ बुक का नाम लिख सकते हैं, एटलीस्ट 2 लिख सकते हैं। फिर आपको राइटर नेम लिखना पड़ता है। देन आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो ये थी आपकी बॉटनी की आंसर कैसे लिखे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें आपको डाउट है कि कैसे उसमें नोट्स बनाना चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। उसमें हम आपका नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।